हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज चैप्टर से आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम एक्सचेंज ऑफ गैसेज को दो पार्ट में स्टडी करेंगे। आज जो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं डेट इज पार्ट 1, एंड पार्ट 2 में मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा उसको समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि आपको पार्ट 1 बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इस टॉपिक को प्रॉपर वे में, प्रॉपर सीक्वेंस में आप समझ पाएं, इसके लिए इस टॉपिक को मैंने कुछ छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट्स में ब्रेक कर दिया है। आपको एक एक बेसिक कंसेप्ट को मैं डिलीवर्ड करूंगा और आपको उस बेसिक कंसेप्ट में जो भी बताने वाला हूं वो आपको समझना है, क्योंकि जब आप इन छोटे छोटे से बेसिक कंसेप्ट को समझ चुके होंगे तो आप इस टॉपिक को भी फाइनली बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो ये कि हमारे लंग्स, हमारा हार्ट और हमारे टिश्यूज के बीच होने वाले ब्लड सर्कुलेशन को हम कैसे समझ सकते हैं। तो आपको अगर ये समझना है कि हमारे लंग्स, हार्ट और टिश्यूज के बीच में किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो ये मैं अपने लंग्स को ले लेता हूं, ये हमारा हार्ट है और ये हमारे टिश्यूज हैं। ये हम सभी जानते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स तक पहुंचाता है। हमारे हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में पहुंचता है, जिस ब्लड वेसल की हेल्प से उसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ये हमको ऑलरेडी पता होता है। एंड हमारे लंग्स जो हैं वो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देते हैं और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में रिटर्न करते हैं, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में आता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। अब हम ये सभी जानते हैं कि हार्ट और लंग्स के बीच में होने वाला ये ब्लड का जो सर्कुलेशन है, इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन भी कह सकते हैं। तो मैंने इसको नाम क्या दे दिया? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक इसी तरह हमारा हार्ट जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा तो वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि वो इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे टिश्यूज तक पहुंचाए। इसलिए हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे टिश्यूज तक पहुंचाएगा, जिस ब्लड वेसल की हेल्प से उसको हम सिस्टमिक आर्टरी या इसको हम एओर्टा के नाम से भी जानते हैं। तो एओर्टा या सिस्टमिक आर्टरी की हेल्प से हमारा हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे टिश्यूज तक पहुंचाएगा। टिश्यूज इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेजेंट ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में डिस्कार्ड या रिलीज कर देंगे, जिससे कि टिश्यूज से हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेट होगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, और इसको जिस भी ब्लड वेसल की हेल्प से हार्ट तक पहुंचाया जाएगा उसे हम सिस्टमिक वेन या इसे हम वेना कावा भी कहते हैं, जो सुपीरियर भी होती है, इन्फीरियर भी होती है, जो हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिस तरीके से हार्ट और लंग्स के बीच के सर्कुलेशन को आपने पल्मोनरी कहा, उसी तरीके से हार्ट और टिश्यूज के बीच होने वाले सर्कुलेशन को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कह सकते हैं। तो मैंने यहां पर इसको नाम दे दिया सिस्टमिक सर्कुलेशन। 4 चीजें आपको पहले बेसिक कंसेप्ट में याद रखनी है। नंबर 1, हार्ट से लंग्स जो ब्लड जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। लंग्स से हार्ट में जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा। हार्ट से टिश्यूज को जो ब्लड जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, और टिश्यूज से हार्ट में जो ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। लंग्स और हार्ट के बीच का ब्लड सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन है, जबकि हार्ट और टिश्यूज के बीच होने वाला ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन है। कंसेप्ट नंबर 2 में मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि आखिर हमारी बॉडी में वो 2 साइट्स कौन सी हैं जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो 2 जगह कौन सी हैं जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो हमेशा याद रखिए, वो पहली साइड जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है वो है एल्वियोलाई एंड ब्लड, और दूसरी साइड जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है वो है ब्लड एंड टिश्यूज। अब ये हम सभी जानते हैं कि हमारे लंग्स के एल्वियोलाई में O2 रिच जो एयर होगी वो हमारे ब्लड में जाएगी। तो एल्वियोलाई से ब्लड में जो गैस एक्सचेंज होगी वो है ऑक्सीजन, ठीक है, और ब्लड से एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में जो गैस एक्सचेंज होगी वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होगा उसमें ब्लड से टिश्यूज में जो गैस एक्सचेंज होगी वो है ऑक्सीजन,
और टिश्यूज से ब्लड में जो गैस का एक्सचेंज होगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी बेसिक सा कंसेप्ट है जो आपको पता होगा, या पता नहीं है तो आपको ये चीज याद रखना है कि लंग्स के एल्वियोलाई टू ब्लड ऑक्सीजन, ब्लड टू एल्वियोलाई कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से ब्लड से टिश्यूज में ऑक्सीजन जाएगी, क्योंकि भाई टिश्यूज को ऑक्सीजन की जरूरत है अपने सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, तो वो ब्लड से क्या लेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे। एंड टिश्यूज से ब्लड में क्या जाएगा, तो आफ्टर सेलुलर रेस्पिरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो टिश्यूज चाहेंगे कि ब्लड में डाल दी जाए, ताकि ब्लड उसको एल्वियोलाई तक ले जाए और एल्वियोलाई से वो एक्सहेलेशन के थ्रू बॉडी के बाहर रिलीज कर दी जाए। इसलिए टिश्यूज से ब्लड में जो गैस का एक्सचेंज होगा वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी जो NCERT है उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, वो लाइन ये है कि एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि जो एल्वियोलाई हैं वो गैसियस एक्सचेंज की प्राइमरी साइट हैं। तो क्या कारण हो सकता है कि एल्वियोलाई को हमने गैसियस एक्सचेंज की प्राइमरी साइट कंसीडर किया है? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, आपकी पूरी बॉडी की सभी सेल्स के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। हमारी बॉडी में सबसे पहले ऑक्सीजन को कहां पर एकत्रित किया जाएगा ताकि वहां से वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी की सभी सेल्स को प्रोवाइड की जा सके? तो सिंपल है, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन रिच एयर को हम अपने लंग्स के एल्वियोलाई में भर लेते हैं, और ये एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन हम भरते हैं इनहेलेशन के थ्रू, वही ऑक्सीजन हमारे ब्लड के थ्रू फाइनली हमारे टिश्यूज तक पहुंचती है, जिससे कि हमारे टिश्यूज सेलुलर रेस्पिरेशन में उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सके। अब इसके अपोजिट में आपसे बात करता हूं, जब आपकी बॉडी की हर एक सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होता है जिससे कि हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पर आपने पढ़ा है कि एक गैस ऐसी भी प्रोड्यूस होती है जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है और हार्मफुल है, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या करेंगे, हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी सेल या टिश्यूज से ब्लड के थ्रू एल्वियोलाई तक पहुंचाएंगे, ताकि एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स उस कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेलेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दे। तो यहां पर आपने देखा कि ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में लेने के लिए हम उसको सबसे पहले एल्वियोलाई में ला रहे हैं, जहां से वो हमारी बॉडी की सभी सेल्स को प्रोवाइड हो रही है। एंड हमारी बॉडी की सभी सेल्स के थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को हम फाइनली एल्वियोलाई तक ही ला रहे हैं, जहां से एक्सहेलेशन के थ्रू वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। दैट इज द रीजन कि एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स को हमने प्राइमरी साइट कंसीडर किया है गैसियस एक्सचेंज की। तो यह कंसेप्ट आपको कभी भी नहीं भूलना है। कंसेप्ट नंबर 3, बेसिक कंसेप्ट नंबर 3 में हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आखिर हमारी बॉडी में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो क्यों होता है और वो कैसे होता है। तो ये क्यों होता है, इसका आंसर तो बहुत आसान है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में लेना। इनहेलेशन के थ्रू लंग्स के एल्वियोलाई में एकत्रित होने वाली ऑक्सीजन हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी की सभी सेल्स को पहुंचाई जाती है, ताकि हम अपनी बॉडी में ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म या सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। तो बहुत जरूरी है कि एल्वियोलाई से ब्लड में ऑक्सीजन एक्सचेंज होकर जाए। ठीक उसी तरीके से जब ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचेगी तो वो टिश्यूज को तभी मिल सकती है जब ब्लड से टिश्यूज में ऑक्सीजन एक्सचेंज होकर पहुंचे। जब टिश्यूज सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे, तो अब यह बहुत जरूरी हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर ब्लड तक जाए फ्रॉम द टिश्यूज, और फिर ब्लड चाहेगा कि वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन के थ्रू हमारी एल्वियोलाई तक पहुंचाए, ताकि वहां से हम एक्सहेलेशन के थ्रू इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकें। तो गैसियस एक्सचेंज हमारी बॉडी में होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम सेलुलर रेस्पिरेशन को प्रॉपरली कर सकें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। अब क्वेश्चन यह है कि आखिर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। तो गैसियस एक्सचेंज हमारी बॉडी में दो जगहों पर हो रहा है, एक एल्वियोलाई एंड ब्लड, दूसरा ब्लड एंड टिश्यूज।
गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, इसका आंसर बहुत सिंपल है कि ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। और हम सभी जानते हैं कि जो सिंपल डिफ्यूजन है वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट की मेथड है, जिसमें कोई भी सबस्टांसेस, आयंस या गैस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर सकती है विदाउट एनर्जी। तो गैस का एक्सचेंज जहां पर भी हो रहा है, चाहे वो एल्वियोलाई टू ब्लड हो रहा हो, ब्लड टू एल्वियोलाई, या फिर ब्लड से टिश्यूज में हो रहा हो या टिश्यूज से ब्लड में, जहां भी गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो मेथड गैसियस एक्सचेंज की जो है वो है सिंपल डिफ्यूजन। तो ये चीज आप याद रख लीजिए कि गैसेस के सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस आपस में अपने आप को एक्सचेंज करती हैं एक से दूसरी जगह पर। लेकिन आप जब भी सिंपल डिफ्यूजन को पढ़ते हैं वहां पर आपने एक चीज हमेशा पढ़ी होगी कि अगर कोई सॉल्यूट सिंपल डिफ्यूजन कर रहा है तो वो एक से दूसरी जगह तभी मूव कर पाएगा जब एक जगह का कंसंट्रेशन ज्यादा हो और दूसरी जगह उसका कंसंट्रेशन कम हो। यानी कि सिंपल डिफ्यूजन में अगर कोई सॉल्यूट है तो वो हाई टू लो कंसंट्रेशन जाएगा। सिमिलरली जब हम गैसेस की बात करते हैं तो हम कंसंट्रेशन की जगह पर टर्म यूज करते हैं प्रेशर, यानी कि प्रेशर और कंसंट्रेशन में कोई ज्यादा बड़ा अंतर यहां पर नहीं है। अगर आप किसी सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो आप टर्म यूज करते हैं कंसंट्रेशन, पर गैसेस के लिए आप कंसंट्रेशन की जगह पर टर्म यूज करते हैं प्रेशर। तो अगर आप चाहते हैं कि एल्वियोलाई से ब्लड या ब्लड से एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज हो तो ये बहुत जरूरी हो जाएगा कि हम एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को ब्लड में तभी डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचा पाएंगे जबकि ऑक्सीजन का प्रेशर एल्वियोलाई में ज्यादा हो और ब्लड में कम। ठीक उसी तरह ब्लड से अगर आप चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई तक पहुंचे तो इसके लिए यह बहुत जरूरी हो जाएगा कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो एल्वियोलाई से ज्यादा होना चाहिए। इस कंसेप्ट को यानी डिफरेंसेस जो आपको देखने को मिल रहे हैं प्रेशर ऑफ द गैसेस में, उसी को हम प्रेशर ग्रेडियंट कह सकते हैं। तो गैस का एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन से होता है और यह सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड होगा प्रेशर ग्रेडियंट पर। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होगा कि दो अलग अलग जगहों पर जो प्रेशर है किसी गैस का उसमें डिफरेंस होना, यानी एक जगह पर प्रेशर का ज्यादा होना और दूसरी जगह पर प्रेशर का कम होना। जहां पर प्रेशर किसी पर्टिकुलर गैस का ज्यादा होगा, गैस वहां से मूव करेगी या वहां से ट्रांसपोर्ट होगी उस जगह पर जहां पर उस गैस का प्रेशर कम होगा। डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट, और इसके बेसिस पर ही एक गैस एक जगह से दूसरी जगह सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज हो पाएगी। सेकंड चीज आपको याद रखना है कि अगर ब्लड से टिश्यूज में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है तो हम सभी जानते हैं कि ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यूज में जाएगी और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में एक्सचेंज होगी। तो ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यूज में जाए इसके लिए बहुत जरूरी है कि ब्लड में ऑक्सीजन का जो प्रेशर हो वो टिश्यूज से ज्यादा हो, ताकि हाई से लो प्रेशर की ओर गैस जो है ऑक्सीजन वो अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक उसी तरह अगर टिश्यूज से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट हो रही है तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो टिश्यूज में ब्लड के कंपैरिजन में ज्यादा हो। कंसेप्ट नंबर 4 की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। कंसेप्ट नंबर 4 यह कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 क्या होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 से आप क्या समझते हैं? तो अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा दो जगहों के बीच में, यानी कि एल्वियोलाई से ब्लड में या ब्लड से एल्वियोलाई में, या फिर मैं ले लूं ब्लड से टिश्यूज में या टिश्यूज से ब्लड में, तो जब भी गैस का एक्सचेंज होगा फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर है, प्रेशर मींस इन अदर टर्म में बात करूं तो कंसंट्रेशन, तो उस गैस का जो प्रेशर है वो एक जगह पर ज्यादा हो और दूसरी जगह पर कम हो, तब वो गैस ज्यादा से कम यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव या डिफ्यूज हो पाएगी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं
किसी भी मिक्सचर ऑफ गैसेस में किसी एक इंडिविजुअल या पर्टिकुलर गैस का जो अपना प्रेशर होगा उसे आप पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कह सकते हैं। और ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को हम PO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को हम PCO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको सिंप्लीफाइड कर देता हूं। चलिए, आप जब इनहेलेशन करेंगे तो आप एटमॉस्फेरिक एयर को अपने लंग्स में एंटर करेंगे। जब हम एटमॉस्फेरिक एयर को अपने लंग्स में लेते हैं तो मुझे आप आंसर दीजिए, क्या वो एयर जो आपके लंग्स में जाती है उसमें प्योरली 100% क्या ऑक्सीजन होती है? तो आपका आंसर होगा नहीं, उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी अमाउंट है कुछ, उसमें ऑक्सीजन भी है। तो अल्टीमेटली जो मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम इनहेल कर रहे हैं उसमें से किसी भी एक पर्टिकुलर गैस का जो अपना कंसंट्रेशन होगा, प्रेशर होगा, उसे आप उस पर्टिकुलर या इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर कहेंगे। तो मान लीजिए आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस में से किसी पर्टिकुलर गैस के प्रेशर को, इन अदर टर्म कंसंट्रेशन को आप पार्शियल प्रेशर कह सकते हैं। अगर वो पार्शियल प्रेशर आप O2 का रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप उसे PO2 लिखकर बता सकते हैं। अगर आप पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप उसे PCO2 लिखकर बता सकते हैं। यानी कि पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन का है तो उसे मैं आगे चलकर PO2 बोलूंगा, आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है। और पार्शियल प्रेशर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का है तो उसे मैं PCO2 लिखकर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो पार्शियल प्रेशर क्या है ये मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। मिक्सचर ऑफ गैसेस में से किसी एक पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर होगा, कंसंट्रेशन होगा, उसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा याद रखना है, अभी अभी हमने देखा कि हमारी बॉडी में दो ऐसी साइट हैं जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। नंबर 1 एल्वियोलाई ब्लड, नंबर 2 ब्लड एंड टिश्यूज। अब डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनका एक्सचेंज हो सके, इसके लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है एल्वियोलाई में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से ज्यादा हो। मेरे कहने का मतलब क्या है, PO2 इन एल्वियोलाई ग्रेटर देन PO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तभी हमारी एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहां जा पाएगी, हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। कंसेप्ट क्लियर है। इसी तरीके से यह भी बहुत जरूरी है कि एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर से, यानी कि PCO2 इन एल्वियोलाई लेस देन PCO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा होगा तभी यह पॉसिबिलिटी बनेगी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, जिसको आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में डिफ्यूज होकर आ सके। क्योंकि डिफ्यूजन का कंसेप्ट बहुत सिंपल है, ये प्रेशर ग्रेडियंट पर बेस्ड है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ही गैसेस अपने आप को मूव या ट्रांसपोर्ट कर पाएंगी। तो एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन तभी आ सकती है जबकि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से ज्यादा हो, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में तभी मूव करके या डिफ्यूज होकर आ पाएगी तब जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर से ज्यादा हो। इसी तरीके से हम जानते हैं जो हमारी दूसरी गैसियस एक्सचेंज की साइट है, यानी कि ब्लड एंड टिश्यूज। तो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड होगा उससे ऑक्सीजन टिश्यूज में डिफ्यूज होकर आ सके, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर टिश्यूज में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से ज्यादा हो, तब ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डिफ्यूज होकर टिश्यूज में जाएगी। एंड हम सभी जानते हैं कि टिश्यूज जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में डिफ्यूज करेंगे, और ऐसा तभी हो पाएगा जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर से कम हो। इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर टिश्यूज में ज्यादा होगा, इसलिए वो टिश्यूज से कहां पर डिफ्यूज होकर जाएगी, ब्लड में। आप अगर ये सभी कंसेप्ट को समझ चुके हैं तो आप पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 को भी समझ चुके हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है वो ये है कि हमारी बॉडी में किसी भी जगह पर
हमारी बॉडी में किसी भी जगह पर किसी भी गैस का, चाहे वो ऑक्सीजन हो या वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, यानी कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का किसी भी जगह पर पार्शियल प्रेशर कभी भी नील नहीं होगा। यानी कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि अगर हम ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा है और ऑक्सीजन नील है। नील नहीं होगी। अगर मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कह रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है, बट इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जीरो है। यानी कि हमारी बॉडी की किसी भी साइट पर, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, चाहे वो एल्वियोलाई हो, चाहे वो टिश्यूज हो, किसी भी जगह पर ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर नील नहीं होगा। वो मिनिमम हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन वो नील नहीं होगा। फिलहाल आपको ये वाला पॉइंट जो है वो याद रखना है। तो इसका मतलब मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर कोई ब्लड हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर से ज्यादा है। पर इसका मतलब यह नहीं हुआ कि उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जीरो है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगी, उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी, बट ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा होने की वजह से आपने उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कह दिया। यह कंसेप्ट आपको यहां पर याद रखना होगा। कंसेप्ट नंबर 5 में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब भी हमारी बॉडी में एल्वियोलाई से ब्लड में या ब्लड से एल्वियोलाई में, अब दूसरी साइट ले लेता हूं मैं, ब्लड से टिश्यूज में या टिश्यूज से ब्लड में गैसियस एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के थ्रू, तो वो डिफ्यूजन की जो दर होगी, रेट ऑफ द डिफ्यूजन जो होगा, वो अफेक्टेड हो सकता है कुछ फैक्टर्स के थ्रू। अब वो फैक्टर्स कौन है? तो पहला है प्रेशर ग्रेडियंट। मैंने आपको बार बार ये चीज बताई है, एक बार फिर से बताता हूं। आप तभी किसी भी गैस को एक से दूसरी जगह, आप किसी भी गैस को, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, आप उसको एक से दूसरी जगह तभी भेज सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जबकि उन दोनों जगहों में जो प्रेशर ग्रेडियंट है उस इंडिविजुअल गैस का, वो एक जगह ज्यादा हो और एक जगह कम हो। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर ये एल्वियोलाई है और ये हमारा ब्लड है, ब्लड कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो O2 को आप एल्वियोलाई से ब्लड में तभी भेज पाएंगे जब एल्वियोलाई में और ब्लड में O2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो अलग अलग हो। अब डायरेक्शन एल्वियोलाई टू ब्लड कब होगा? जबकि O2 का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में ज्यादा होगा और ब्लड में, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम होगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्योंकि एल्वियोलाई से कम है, तो इसी वजह से ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डिफ्यूज हो पाएगी। तो पहला जो फैक्टर है जो अफेक्टेड कर सकता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को, वो है प्रेशर ग्रेडियंट। ये बहुत जरूरी है, जो मैं आपको प्रीवियसली भी बता चुका हूं। सेकेंड इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है, अगर वो ज्यादा है या वो बहुत ज्यादा है, तो वो पर्टिकुलर गैस जो है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम्स ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो इसका मतलब साफ हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रेट ऑफ डिफ्यूजन में डिफरेंस है। यानी कि एक यूनिट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड का रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन के रेट ऑफ डिफ्यूजन से काफी फास्ट होगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्टेड करेगा, दैट इज द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। और मैं आगे आपको यह बताऊंगा कि जब एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में गैसियस एक्सचेंजेज होता है तो वहां पर 3 इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन्स
इन्वॉल्व होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं गैसियस एक्सचेंज को करने के लिए। एंड ज़्यादातर ये देखा गया है कि गैसियस एक्सचेंज के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो मेम्ब्रेन हो वो थिन होना चाहिए, वो पतली होना चाहिए। तो अल्टीमेटली थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन जो है वो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्टेड करती है, कर सकती है। ये एक यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपको हमेशा ये पॉइंट याद रखना है कि देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, प्रेशर ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। चलिए अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब हम NCERT को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें एक टेबल दी गई है 17.1। 17.1 एक ऐसी टेबल है जिसमें कि हमारी बॉडी के वेरियस जगहों पर, वेरियस साइट्स पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया गया है। यानी कि टेबल नंबर 17.1 में हमारी बॉडी की वेरियस साइट्स पर, यानी कि एल्विलाई में, ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या टिश्यूज में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है उसकी वैल्यू जो है वो बताई गई है। तो इस टेबल को देखकर आपको ये याद रखना होगा कि एटमॉस्फेरिक एयर में, एल्वियोलाई में ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है या वो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है, या फिर टिश्यूज में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल जो प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो इस टेबल को बिना रटे याद रख पाए। लेकिन मैं आपको अब एक ऐसा कंसेप्ट बताने वाला हूं जिससे आप बहुत आसानी से NCERT की टेबल नंबर 17.1 को लर्न कर सकते हैं और आप एटमॉस्फेरिक एयर में, एल्वियोलाई में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, इसको लाइफ टाइम याद रख सकते हैं। ऐसा अगर आप चाहते हैं तो आपको केवल वो 6 पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने इन 6 पॉइंट को याद रख लिया तो आपको 10 वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप टेबल को अपने मन से थोड़ा सा दिमाग लगाकर आसानी से फिल कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी साइट नहीं है जहां पर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 0 होता हो। अगर मान लीजिए कि हमारी बॉडी में किसी जगह पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर से कम है, या किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर किसी पर्टिकुलर साइट पर बॉडी में अगर मान लीजिए कम है, मिनिमम है, तो मिनिमम का मतलब आप हमेशा याद रखिए वो होगा 40 यानी कि 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी यानी कि mmHg। तो मिनिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 इन द बॉडी 40 mmHg। एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा होगा, तो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तभी तो आप उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, कम। तो कम का मतलब वो 40 mmHg होगा। अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमारे टिश्यूज में भी कम होगा, तभी तो ऑक्सीजन को टिश्यूज ब्लड से ले रहे हैं, यानी ऑक्सीजन का डिफ्यूजन टिश्यूज में ब्लड से हो रहा है। तो ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम है। तो मैं कहूंगा जहां भी हमारी बॉडी में किसी भी गैस का, चाहे वो ऑक्सीजन हो या वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, अगर उसका पार्शियल प्रेशर कम है तो उसकी वैल्यू फिक्स है, वो है 40 mmHg। ये आपको याद रखना है सबसे पहले। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी। अब आप खुद सोचिए कि हमारी बॉडी में कहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। तो नंबर 1 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नंबर 2 टिश्यूज। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज वो जगह है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा। तो उसकी वैल्यू फिक्स है, वो है 45 mmHg। यानी कि ऐसी जगह जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम है तो वो फिक्स वैल्यू है 45 mmHg। ठीक इसी तरह
एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, यानी कि हमारे लंग्स में जो एल्वियोलाई है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर से, तभी तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डिफ्यूज होती है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोलाई में कितना होगा, तो आपको यह चीज याद रखनी है 104 mmHg। एंड नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा। तो सिंपल है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर CO2 से हमेशा ज्यादा होगा, इसलिए आप इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं और इसकी वैल्यू जो है वो 95 mmHg है। आपने 4 चीजें याद रख ली। 5th नंबर पर आपको याद रखना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना है। अब वो जितना भी है, लेकिन इतना तो तय है कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है उससे ज्यादा होना जरूरी है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। तब जाकर इनहेलेशन करते समय ऑक्सीजन रिच एयर जो होगी वो हमारे लंग्स में एंटर कर पाएगी। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में हमारे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से क्या होना चाहिए, ज्यादा, और उसकी वैल्यू क्या होगी 159 mmHg। ठीक इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में कितना होगा, मुझे नहीं मालूम कितना होगा, पर यह कंसेप्ट आप लगा लीजिए कि जितना भी होगा वो हमारे लंग्स की एल्वियोलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है उससे तो कम ही होगा, तभी तो लंग्स की एल्वियोलाई कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल करके एटमॉस्फेयर में पहुंचा पाएंगी। इसका मतलब साफ है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर से क्या होगा, कम, और उसकी वैल्यू फिक्स है और वो है 0.3 mmHg। तो एटमॉस्फेयर को हम यहां पर छोड़ दें, इसको आपको याद रखना होगा कि एटमॉस्फेयर में O2 और CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या है, लेकिन हमारी बॉडी में हम ये हमेशा याद रखें कि किसी भी गैस का O2 या CO2 का अगर पार्शियल प्रेशर कम है तो वो 40 है, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैक्सिमम है तो वो 45 है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स के एल्वियोलाई में 104 mmHg है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg है। अगर आपको ये 6 पॉइंट याद हो चुके हैं तो आप अब खुद टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी बिना किसी चीज की हेल्प लिए। अब मैं NCERT की 17.1 नंबर की जो टेबल है जिसमें यह बताया गया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट पार्ट्स जो कि डिफ्यूजन में इन्वॉल्व होते हैं उनमें कहां पर होगा, और उसका कंपैरिजन भी किया गया है एटमॉस्फेयर से। तो मैं आपको बता दूं कि ये टेबल मैंने सबसे पहले तैयार कर ली। यहां पर रेस्पिरेटरी गैसेस में क्या ले लिया, ऑक्सीजन, यहां पर ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि मैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के पार्शियल प्रेशर को उनके सामने लिखूंगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे पहले आपको इस टेबल को कैसे सीखना है, आपको यह सोचना है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमारी बॉडी में सबसे कम कहां पर होगा, यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम कहां पर होगा। तो पहली जगह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमेशा कम होगा, तभी तो आप उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड कह रहे हैं। इसका मतलब साफ हुआ कि अगर किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर मिनिमम है तो वो फिक्स है 40 mmHg। तो आपने एक चीज फिल कर दी। अब आप सोचिए कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अलावा और कहां है जहां पर कम होगा, मिनिमम होगा, तो वो है टिश्यूज। और टिश्यूज में भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आप क्या लिख देंगे बिना सोचे, 40 mmHg, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टिश्यूज और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। तभी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर आती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यूज में ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर पहुंचती है, क्योंकि ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज दोनों जगह पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम। अब आपको यह देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर किस जगह पर कम होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम होगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 40 mmHg। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के सामने मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 40 mmHg।
एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर और कहां पर कम होगा, तो लंग्स के एल्वियोलाई में कम होगा। तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं 40 mmHg। चलिए, आपने 4 चीजों की वैल्यू यहां पर लिख दी। अब आपको यह सोचना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम कहां पर होगा, मैक्सिमम कहां पर होगा। तो हम सभी जानते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। अब ज्यादा जब होगा तो वो फिक्स है 45 mmHg। एंड हम सभी जानते हैं कि टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम का मतलब होगा 45 mmHg। तो आपने बहुत सारी वैल्यूज को केवल कंसेप्ट पर फिल कर दिया। अब हमें यह देखना है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स में फिक्स है और वो कितना है 104 mmHg, जो हमने याद किया हुआ है। एंड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी फिक्स है और वो है 95 mmHg। एटमॉस्फेयर में CO2 और O2 के पार्शियल प्रेशर को आपको याद रख लेना है। कंसेप्ट केवल इतना याद रखना है कि एल्वियोलाई में जो भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है उससे ज्यादा होगा एटमॉस्फेरिक एयर में, और वो है 159 mmHg। ठीक इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में जो भी है वो लंग्स की एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर से कम होगा, तभी एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर पाएंगे, और उसकी वैल्यू है 0.3 mmHg। तो बहुत आसानी से आपने टेबल नंबर 17.1 को याद रख लिया। केवल आपको 6 पॉइंट याद रखना, आप इस टेबल को कभी नहीं भूलेंगे। अगर किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर हमारी बॉडी की किसी साइड पर कम है तो वो मिनिमम वैल्यू है 40 mmHg। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम जहां पर भी है वो फिक्स है 45 mmHg। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स की एल्वियोलाई में 104 mmHg, जबकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा 95 mmHg। एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लंग की एल्वियोलाई से हमेशा कम होगा, वो है 0.3 mmHg। और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में एल्वियोलाई में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है उससे ज्यादा होगा, और वो होगा 159 mmHg। तो आई होप आपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस के पार्ट 1 में जो भी मैंने आपको बताया है वो आपने बहुत केयरफुली लर्न किया होगा। अगर आप ये चीजें समझ चुके हैं तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस पार्ट 2 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।